हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी की लेखिका विनीता राहुरीकर जी हैं। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। 3 दिनों की लंबी छुट्टियां सुमिता को 3 युगों के समान लग रही थीं। पहला दिन घर के कामकाज में निकल गया, दूसरा दिन आराम करने और घर के लिए जरूरी सामान खरीदने में बीत गया। लेकिन आज सुबह से ही सुमिता को बड़ा खालीपन लग रहा था। खालीपन तो वो कई महीनों से महसूस करती आ रही थी, लेकिन आज तो वो सुबह से ही खासी बोरियत महसूस कर रही थी। बाई खाना बनाकर जा चुकी थी। सुबह के 11 ही बजे थे। सुमिता का नहाना धोना नाश्ता भी हो चुका था। झाड़ू पोंछा और कपड़े धोने वाली बाइयां भी अपना अपना काम करके जा चुकी थीं। यानी अब दिन भर न किसी का आना या जाना नहीं होना था। टीवी से भी बोर होकर सुमिता ने टीवी बंद कर दिया और फ़ोन हाथ में लेकर उसने थोड़ी देर बातें करने के इरादे से अपनी सहेली आनंदी को फ़ोन लगाया। हेलो, उधर से आनंदी का स्वर सुनाई दिया। हेलो आनंदी, मैं सुमिता बोल रही हूँ। कैसी है? क्या चल रहा है? सुमिता ने बड़े उत्साह से कहा। ओहो, आनंदी का स्वर जैसे तिक्त हो गया सुमिता की आवाज़ सुनकर। ठीक हूँ, बस घर के काम कर रही हूँ, खाना नाश्ता और बच्चे। और बता, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बोर हो रही थी, सोचा तुझसे बात कर लूँ। चलना, दोपहर में पिक्चर देखने चलते हैं, सुमिता ने उत्साह से कहा। नहीं यार, आज रिंकू की तबीयत तो कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं नहीं जा पाऊंगी। चल अच्छा, फ़ोन रखती हूँ। मेरे घर में ढेर सारे काम हैं, पिक्चर देखने का मन तो मेरा भी कर रहा है, पर क्या करूँ, पति और बच्चों के ढेर सारे काम और फरमाइशें होती हैं, कहकर आनंदी ने फ़ोन रख दिया। सुमिता से उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट होने से पहले सुमिता ने आनंदी की वो बात स्पष्ट रूप से सुन ली थी, जो उसने शायद अपने पति से बोली होगी। इस सुमिता के पास घर गृहस्थी का कोई काम तो है नहीं, दूसरों को भी अपनी तरह फुर्सतिया समझती है। बोलते समय स्वर की खीज साफ सुनाई दे रही थी। फिर शिल्पा का भी वही रवैया, उसके बाद रश्मि का भी। यानी सुमिता से बात करने के लिए ना तो किसी के पास फुर्सत थी और ना ही दिलचस्पी। सबकी सब आजकल उससे कतराने लगी हैं, जबकि ये तीनों तो किसी जमाने में उसके सबसे करीब हुआ करती थीं। एक लंबी गहरी सांस भरकर सुमिता ने फ़ोन टेबल पर रख दिया। अब किसी और को फ़ोन करने की उसकी इच्छा ही नहीं रही। वो उठकर गैलरी में आ गई। नीचे की लॉन में बिल्डिंग के बच्चे खेल रहे थे। न जाने क्यों उसके मन में एक हुक सी उठी और आंखें भर आईं। किसी के शब्द कानों में गूंजने लगे। तुम भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हो सुमी, और मैं भी। हम दोनों ही अकेलेपन का दर्द समझते हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को कभी अकेलापन महसूस ना हो। समीर हंसते हुए अक्सर सुमिता को छेड़ा करता था। बच्चों को अकेलेपन का दर्द महसूस ना हो कि चिंता करने वाले समीर की खुद की ही जिंदगी को अकेला करके सूनेपन की गर्त में धकेलाई थी सुमिता। लेकिन तब कहाँ सब सोच पाई थी वो कि एक दिन खुद अपनी दुनिया में ही वो अकेली रह जाएगी। कितना गिड़गिड़ाया था समीर, आखिर तक कितनी विनती की थी उसने। प्लीज सुमी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हो गईं, लेकिन मुझे एक मौका तो दे दो, एक आखिरी मौका। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें अब से शिकायत का कोई मौका न मिले। समीर बार बार अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था, उन गलतियों की माफ़ी जो वास्तव में गलतियाँ थीं ही नहीं। छोटी छोटी अपेक्षाएं, छोटी छोटी इच्छाएं थीं जो एक पति सहज रूप से अपनी पत्नी से करता है। जैसे उसके शर्ट का बटन लगा दिया जाए, बुखार से तपते और दुखते उसके माथे को पत्नी प्यार से सहला दे, कभी मन होने पर उसकी पसंद की कोई चीज़ बनाकर उसे खिला दे, वगैरह वगैरह। लेकिन समीर की न छोटी छोटी अपेक्षाओं पर भी सुमिता बुरी तरह से भड़क जाती थी। उसे इन्हें पूरा करना गुलामी जैसा लगता था। नारी शक्ति, नारी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इन शब्दों ने तब उसका दिमाग खराब कर रखा था। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्वावलंबीपन, इन शब्दों के अर्थ भी तो कितने गलत रूप से ग्रहण किए थे उसके दिलो दिमाग ने। मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी बुद्धि के और कार्यकुशलता के बल पर सफलता हासिल की थी सुमिता ने। फिर एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ती गई सुमिता। पैसे और पद की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क करना ही भूल गई। आत्मसम्मान के नाम पर उसका अहंकार दिन पर दिन इतना बढ़ता गया कि वो बात बात में समीर की अवहेलना करने लगी। उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को अनदेखा करके उसकी भावनाओं को आहत करने लगी। उसकी अपेक्षाओं की उपेक्षा करना सुमिता की आदत में जैसे शामिल हो गया था। समीर चुपचाप उसकी सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करता रहा।
लेकिन वो जितना ज़्यादा बर्दाश्त करता जा रहा था, उतना ही ज़्यादा सुमिता का अहंकार और क्रोध बढ़ता जा रहा था। सुमिता को भड़काने में उसकी सहेलियों का सबसे बड़ा हाथ रहा। वे सुमिता की बातों का, यूं कहिए उसकी तकलीफ़ों को बड़े गौर से सुनती और समीर को भला बुरा कहकर सुमिता से सहानुभूति दर्शाती। इन्हीं सहेलियों ने उसे समीर से तलाक लेने के लिए उकसाया। तब यही सहेलियां सुमिता को अपनी सबसे बड़ी हित चिंतक लगी थीं। ये सब दौड़ दौड़ कर सुमिता के दुखड़े सुनने चली आती थीं और उसके कान भरती थीं। वो सब सुमिता के कान भरती और कहा करती, तू क्यों उसके काम करे? तू क्या उसकी नौकरानी है या फिर खरीदी हुई गुलाम है? तू साफ मना कर दिया कर। एक दिन जब समीर ने बाजार से ताज़ा टिंडे लाकर अपने हाथ के मसाले वाले भरवा टिंडे बनाने का अनुरोध किया तो सुमिता बुरी तरह विफर गई। वो अभी ऑफिस से थकी मांदी आई है और समीर उससे चूल्हे चौके का काम करने को कह रहा है। उस दिन सुमिता ने न सिर्फ समीर को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, बल्कि साफ साफ ये भी कह दिया कि वो अब और अधिक उसकी गुलामी नहीं करेगी। आखिर वह भी इंसान है, कोई खरीदी हुई बांदी नहीं कि जब तक वो सिर झुकाकर उसका हुक्म बजाती रहे। उसे इस गुलामी से छुटकारा चाहिए। समीर सन्नसा खड़ा रह गया। एक छोटी सी बात इतना बड़ा मुद्दा बनेगी, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद वो बार बार माफ़ी मांगता रहा, पर सुमिता न मानी। तो आखिर में सुमिता की खुशी के लिए उसने अपने आंसू पीकर तलाक के कागजों पर दस्तखत करके उसे मुक्त कर दिया। पर सुमिता क्या सचमुच मुक्त हो पाई? समीर के साथ जिस बंधन में बंधकर वो रह रही थी, उस बंधन में ही सबसे अधिक आज़ाद, स्वच्छंद और अपनी मर्जी की मालिक थी। समीर के बंधन में जो सुरक्षा थी, उस सुरक्षा ने उसे समाज में सिर ऊंचा करके चलने की एक गौरवमयी आज़ादी दे रखी थी। तब उसके चारों ओर समीर के नाम का एक अद्भुत सुरक्षा कवच था, जो लोगों की लोलुप और कुत्सित दृष्टि को उसके पास तक फटकने नहीं देता था। तब उसने उस सुरक्षा कवच को पैरों की बेड़ियां समझा था, उसकी अब हिलना की थी। लेकिन आज सुमिता को एहसास हो रहा था, उसी बेड़ी ने उसके पैरों को स्वतंत्रता से चलना बल्कि दौड़ना सिखाया था। समीर से अलग होने की खबर फैलते ही लोगों की उसके प्रति दृष्टि ही बदल गई थी। औरतें उससे ऐसे बिदकने लगी थीं जैसे वो कोई जंगली जानवर हो, और पुरुष उसके आसपास मंडराने के बहाने ढूंढते रहते थे। दो चार लोगों ने तो वक्त बेवक्त उसके घर पर भी आने की कोशिश की थी। वो तो समय रहते ही सुमिता को उनका इरादा समझ में आ गया था। नहीं तो अब तो बाजार या कहीं भी आते जाते सुमिता को एक अजीब सा डर, असुरक्षा तथा संकोच हर समय घेरे रहता है। जबकि समीर के साथ रहते हुए उसे कभी कहीं पर भी आने जाने में किसी भी तरह का डर नहीं लगा था। वो पुरुषों से भी कितना खुलकर हंसी मजाक कर लेती थी, घंटों गप्पे मारती थी, पर ना तो कभी सुमिता को कोई झिझक हुई और ना ही साथी पुरुषों को ही। पर अब किसी भी परिचित पुरुष से बातें करते हुए वो अंदर से घबराहट महसूस करती है। हंसी मजाक तो दूर, परिचित औरतें खुद भी अपने पतियों को सुमिता से दूर रखने का भरसक प्रयत्न करने लगी हैं। भारती के पति विशाल से सुमिता पहले कितनी बातें, कितनी हंसी ठिठोली करती थी। चारों जने अक्सर साथ में ही फिल्म देखते, घूमने फिरने और रेस्तरां में साथ साथ लंच या डिनर करने जाते थे। लेकिन सुमिता के तलाक के बाद एक दिन आरती ने अकेले में स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अच्छा होगा कि तुम मेरे पति विशाल से दूर ही रहो। अपना तो घर तोड़ ही चुकी हो, अब मेरा घर तोड़ने की कोशिश मत करो। ये सुनकर सुमिता स्तब्ध रह गई। इसके पहले तो आरती ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। आज क्या एक अकेली औरत द्वारा अपने पति को फंसा लिए जाने का डर उस पर हावी हो गया था। आरती ने तो पूरी तरह से उससे संबंध खत्म कर लिए। आनंदी, रश्मि, शिल्पी का रवैया भी दिन पर दिन रूखा होता जा रहा है। बेबी अब उससे कन्नी काटने लगी हैं। उन्होंने पहले की तरह अब अपनी शादी या बच्चों की सालगिरह पर सुमिता को बुलावा देना भी बंद कर दिया। कहाँ तो यही चारों जब तक सुमिता को घेरे रहती थीं। सुमिता को पता ही नहीं चला कि कब से उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। 4 साल हो गए उसे तलाक लिए हुए। शुरू के साल भर तो उसे लगा था कि जैसे वो कैद से आज़ाद हो गई, अब वो अपनी मर्जी से रहेगी। पर फिर 1.5-2 साल होते होते वो अकेली पड़ने लगी। ना कोई हंसने बोलने वाला, ना साथ देने वाला। सारी सहेलियां अपने पति बच्चों में व्यस्त होती गईं और सुमिता अकेली पड़ती गई। आज उसे अपनी स्वतंत्रता, स्वावलंबन, अपनी नौकरी, पैसा, सब कुछ बेमानी सा लगने लगा है। अकेले तन्हा जिंदगी बिताना कितना भयावह और दुखद होता है, ये सब सुमिता को अब पता चल चुका था। लोगों के भरे पूरे परिवार वाला घर देखकर सुमिता का अकेलेपन का एहसास और भी अधिक बढ़ जाता और वो अवसादग्रस्त सी हो जाती।
अपनी पढ़ाई का उपयोग उसने कितनी गलत दिशा में किया। स्वभाव में नम्रता के बजाय उसने अहंकार को बढ़ावा दिया और उसी गलती की कीमत वो अब चुका रही है। सोचते सोचते सुमिता सुबकने लगी। खाना खाने का भी मन नहीं हुआ उसका। दोपहर 2 बजे उसने सोचा घर बैठने से अच्छा है अकेले ही फिल्म देख आए। फिर वो फिल्म देखने पहुंच ही गई। फिल्म के इंटरवल में कुछ चिर परिचित आवाज़ों ने सुमिता का ध्यान आकर्षित किया। देखा तो नीचे दाईं ओर आनंदी अपने पति और बच्चों के साथ बैठी थी। उसकी बेटी रिंकू चहक रही थी। सुमिता को समझते देर नहीं लगी कि आनंदी का पहले से प्रोग्राम बना हुआ होगा। उसने सुमिता को टालने के लिए ही रिंकू की तबीयत का बहाना कर दिया। आगे की फिल्म देखने का मन नहीं किया उसका, पर खिन्न मन लिए वो बैठी रही। अगले कई दिन ऑफिस में भी वो गुमसुम सी रही। उसकी और समीर की पुरानी दोस्त और सहकर्मी कोमल कई दिनों से देख रही थी कि सुमिता उदास और बुझी बुझी रहती है। कोमल समीर को बहुत अच्छी तरह जानती है। तलाक के पहले कोमल ने सुमिता को बहुत समझाया था कि वो गलत कर रही है, मगर तब सुमिता को कोमल अपनी दुश्मन और समीर की अंतरंग लगती थी, इसलिए उसने कोमल की एक नहीं सुनी। समीर से तलाक के बाद फिर कोमल ने भी उससे बात करना लगभग बंद ही कर दिया था। लेकिन आज सुमिता की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे तो कोमल अपने आप को रोक नहीं पाई। वो सुमिता के पास आकर बैठी और बड़े प्यार से उससे पूछा, क्या बात है सुमिता, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। उसके सहानुभूतिपूर्ण स्वर और स्पर्श से सुमिता के मन में जमा गुबार आंसुओं के रूप में बहने लगा। कोमल बिना उसे कुछ कहे ही समझ गई कि उसे अब समीर को छोड़ देने का दुख हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था सुमी कि समीर को छोड़ने की गलती मत कर, लेकिन तुमने अपनी उन शुभ चिंतकों की बातों में आकर मेरी एक भी नहीं सुनी। तब मैं तुम्हें दुश्मन लगती थी। आज छोड़ गई ना तुम्हारी सारी सहेलियां तुम्हें अकेला। कोमल ने कड़वे स्वर में कहा। बस करो कोमल, अब मेरे दुखी मन पर और तीर न चलाओ। सुमिता रोते हुए बोली, मैं पहले से ही जानती थी कि वे सब बिना पैसे का तमाशा देखने वालों में से हैं। तुम उन्हें खूब पार्टियां देती थीं, घुमाती फिराती थीं, होटलों में लंच देती थीं, इसलिए सब तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती थीं। तब उन्हें तुमसे दोस्ती रखने में अपना फ़ायदा नजर आता था। लेकिन आज तुम जैसी अकेली औरत से रिश्ता बढ़ाने में उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम मौका देकर उनके पति को न फंसा लो। बस इसीलिए वे सतर्क हो गईं और तुमसे दूर रहने में ही उन्हें समझदारी लगी। कोमल का स्वर अब भी कड़वा ही था। सुमिता भी चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। और तुम्हारे बारे में पुरुषों का नजरिया औरतों से बिल्कुल अलग है। पुरुष हर समय तुमसे झूठी सहानुभूति जताकर तुम पर डोरे डालने की फिराक में रहते हैं। अकेली औरत के लिए समाज में अपनी इज्जत बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अब तो हर कोई अकेले में तुम्हारे घर आने का मंसूबा बनाता रहता है। कोमल का स्वर सुमिता की हालत देखकर अब कुछ नर्म हुआ था। मैं सब समझ रही हूँ कोमल, मैं खुद परेशान हो गई हूँ ऑफिस के पुरुष सहकर्मियों और पड़ोसियों के व्यवहार से। सुमिता अपने आंसू पोंछकर बोली, तुमने समीर से सामंजस्य बिठाने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया, थोड़ा सा भी धीरज नहीं रखा साथ चलने के लिए, अपने अहंकार पर अड़ी रहीं। समीर को समझाने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया तुमने पति पत्नी के रिश्ते को मजाक समझा। कोमल ने कठोर स्वर में कहा। फिर सुमिता के कंधे पर हाथ रखकर अपने नाम के अनुरूप कोमल स्वर में बोली, समीर तुझसे सच्चा प्यार करता है, तभी तो 4 साल से अकेला है और उसने दूसरा ब्याह नहीं किया। वो आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। कल मैं और केशव उसके घर गए थे, देखकर मेरा तो दिल सच में भर आया सुमी। समीर ने डाइनिंग टेबल पर अपने साथ एक थाली तेरे लिए भी लगाई थी। वो आज भी अपने परिवार के रूप में बस तेरी ही कल्पना करता है और उसे आज भी तेरा इंतजार ही नहीं बल्कि तेरे आने का विश्वास भी है। इससे पहले कि वो मजबूर होकर दूसरी शादी कर ले, उससे समझौता कर ले, वरना उम्र भर पछताती रहेगी। उसके प्यार को देखकर छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर दे। हम यही गलती करते हैं कि प्यार को नज़रअंदाज करके छोटी मोटी गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं और अपना रिश्ता अपना घर तोड़ लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि घर के साथ साथ हम स्वयं भी टूट जाते हैं। एक गहरी सांस लेकर कोमल चुप हो गई और सुमिता की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगी। समीर मुझे माफ़ करेगा क्या? सुमिता उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगी। समीर के प्यार पर शक मत कर सुमी, तू सच बता, समीर के साथ गुजारे हुए 3 सालों में तू ज़्यादा खुश थी या उससे अलग होने के बाद इन 4 सालों में तू ज़्यादा खुश रही है? कोमल ने सुमिता से सवाल पूछा, जिसका जवाब उसके चेहरे की मायूसी ने दे दिया था।
लौट जा सुमी, लौट जा। इससे पहले कि जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, अपने घर लौट जा। 4 साल के भयावह अकेलेपन की बहुत सजा भुगत चुके तुम दोनों। समीर के मन में तुझे लेकर कोई गिला नहीं है। तू भी अपने मन में कोई पूर्वाग्रह मत रख और आज ही उसके पास चली जा। उसके घर और मन के दरवाजे आज भी तेरे लिए खुले हैं, कोमल ने कहा। घर आकर सुमिता कोमल की बातों पर गौर करती रही। सचमुच अपने अहम के कारण नारी शक्ति और स्वावलंबन के नाम पर इस अलगाव का दर्द भुगतने का कोई अर्थ नहीं है। जीवन की सार्थकता रिश्तों को जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। तलाक के बाद उसे ये भली भांति समझ में आ गया है, स्त्री की इज्जत घर और पति की सुरक्षा देने वाली बाहों के घेरे में ही है। फिर अचानक ही सुमी समीर की बाहों में जाने के लिए मचल उठी। समीर के घर का दरवाजा खुला हुआ था। समीर रात में अचानक ही उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सुमी बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। समीर ने उसे कसकर अपने बाहुपाश में बांध लिया। दोनों देर तक आंसू बहाते रहे। मनों का मैल और 4 सालों की दूरियां आंसुओं से धुल गईं। बहुत देर बाद समीर ने सुमी को अलग करते हुए कहा, सुमी, मेरी तो कल छुट्टी है, पर तुम्हें तो ऑफिस जाना है ना। चलो अब सो जाओ। मैंने नौकरी छोड़ दी है समीर, सुमी ने कहा। छोड़ दी है? पर क्यों? समीर ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे ढेर सारे बच्चों की परवरिश करने की खातिर, सुमी ने शर्माते हुए कहा। तो समीर हंस पड़ा। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए अपने कमरे की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आई होप पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।